हेलो। आज हम स्वीकृति और वैध स्वीकृति की आवश्यक शर्तों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में संविदा के निर्माण में 4 चीज़ों की आवश्यकता है। एक प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन एंड इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। ये चारों तत्व विद्यमान हो जाए तो संविदा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से संविदा के सृजन में स्वीकृति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B में डिफाइन किया गया है। अगर आप सेक्शन 2B का अवलोकन करें तो सेक्शन 2B में लिखा है कि जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष कोई प्रस्तावना की गई हो, यदि उसके प्रति वह अपनी सम्मति संज्ञापित कर देता है तो ये कहा जाता है कि वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो गई है। और जब कोई प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाती है तो वो वचन के रूप में बन जाती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सेक्शन 2B 2 बातों का उल्लेख करती है। एक, प्रतिगृहीता के द्वारा प्रस्तावक के प्रति सम्मति संज्ञापित करना, और दूसरा, यदि प्रतिगृहीता प्रगृहीत प्रस्तावना, जैसे ही कोई प्रस्तावना प्रतिगृहीत यानी एक्सेप्ट होती है वो वचन हो जाती है। मैंने ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ये जो संज्ञापित करना शब्द लिखा है, मैंने टू सिग्निफाई, इसका मतलब है कि प्रतिगृहीता यानी एक्सेप्टर के द्वारा प्रस्तावक यानी जो प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति है उसको टू कम्युनिकेट संसूचित करना, टू इंडिकेट इंगित करना, एंड टू डिक्लेयर घोषित करना। अच्छा, होता क्या है? एक्सेप्टेंस को समझने के लिए एक लाइन के लिए प्रपोजल को समझिए। प्रपोजल क्या कहती है? सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। When one person signifies, यही signifies, when one person signifies to another with his willingness to do or to obtain from doing with a view to obtaining the assent of that other person, he is said to make a proposal। यानी एक व्यक्ति जब कोई अपनी इच्छा को किसी दूसरे को इस आशय से संज्ञापित करता है कि वह उसे वैसे ही स्वीकार करे या स्वीकार करे, तो जिसको वो अपनी इच्छा संज्ञापित करता है वही व्यक्ति अगर उसकी सूचना को यानी अपनी सम्मति, वो स्वीकार कर रहा है या अस्वीकार कर रहा जो भी है, उसकी सम्मति वो प्रस्तावक को भेज देता है तो ऐसी प्रस्तावना प्रतिगृहीत कही हो जाती है, ऐसा कहा जाता है सेक्शन 2B के कारण। और ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। एक प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाती है तो वचन हो जाती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट एंसन महोदय ने दिया। क्या कहा कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण के साथ वही संबंध है जो जलती हुई दिया सलाई, माचिस की तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो एंसन साहब कहना क्या चाह रहे हैं, उसको आप इस रूप में समझिए कि एक ट्रक है, ट्रक पे बारूद भरा हुआ है, उसी में एक माचिस की डिब्बी डाल दीजिए, कुछ नहीं फर्क होगा। जैसे बारूद ज्वलनशील है उसी तरीके से माचिस की डिब्बी भी उसके साथ चली जाएगी, विस्फोटक के साथ। लेकिन माचिस की डिब्बी नहीं, जलती हुई दिया सलाई, यानी जलती हुई दिया सलाई प्लस बारूद की गाड़ी इक्वल टू धमाका, बम। भड़ाम हो गया, माने ना माचिस की डिब्बी रह गई ना वो बारूद रह गया, एक तीसरा कंसेप्ट बन गया, धमाका हो गया, बम हो गया। उसी प्रकार से एक प्रस्ताव जब स्वीकार हो जाता है, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, तो ना प्रस्ताव रह जाता है ना स्वीकृति रह जाती है, एक तीसरा स्वरूप बन जाता है प्रॉमिस, वचन। यही बात एंसन साहब इस स्टेटमेंट के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, अब हम चर्चा करते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस की, यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी स्वीकृति को
तो वैध स्वीकृति की आवश्यक शर्तें क्या हैं? अगर आप इसको पॉइंट में करें तो 3 मात्र पॉइंट हैं। किसी प्रस्ताव को कैसे आप स्वीकृत कर सकते हैं? अभिव्यक्ति एक्सेप्टेंस यानी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस यानी विवक्षित तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अन्य तरीके। 3 पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और अदर मोड। अब इसका प्रोविजन कहाँ पे? अगर आप एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस को देखें, अभिव्यक्त स्वीकृति को देखें, तो इसका प्रोविजन सेक्शन 7 में है, और इम्प्लाइड को देखें, विवक्षित स्वीकृति को देखें, तो सेक्शन 8 में है। तो धारा 7, धारा 8 और जो अदर मोड्स हैं, अदर तरीके हैं, अदर जो आवश्यक शर्तें हैं, उसके अलग से 4 प्रोविजन हैं। अब हम उसकी क्रमशः चर्चा करते हैं। अब वैध आवश्यक शर्तों में अब हमें पता चल गया कि 7, 8 को डिफाइन करना है। अगर हम सेक्शन 7 को देखें तो सेक्शन 7 2 बात कहती है कि कोई एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि प्रतिग्रहण यानी एक्सेप्टेंस अत्यांतिक या अविशोषित होना चाहिए। मतलब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये होना चाहिए। और इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था हाइड बनाम रेंच। ये 1840 का केस है। हाइड बनाम रेंच और होम्स बनाम हारपाइन, ये 1893 का केस है। हाइड बनाम रेंच और होम्स बनाम हारपाइन, यानी सेक्शन 7 ने 2 बातें कही, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और दूसरी चीज क्या है कि यदि प्रतिग्रहण किसी सामान्य या युक्त ढंग से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, यानी कि जो प्रस्तावक ने यदि कोई ढंग बताया है कि वो एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, तो उसी ढंग से होना चाहिए, और अगर प्रस्तावक ने नहीं बताया है तो किसी रीजनेबल तरीके से जो युक्त ढंग है उसके द्वारा एक्सेप्टेंस देना चाहिए। और इस पॉइंट पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, इलियसन बनाम हेंसा। ये 1819 का केस है, इलियसन बनाम हेंसा। और इसी सेक्शन 7 पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर अभिव्यक्त स्वीकृति है तो इसकी संसूचना आवश्यक है। यानी सेक्शन 7 को समझने के लिए हमें 2 बात, एक कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और यदि प्रस्तावक ने कोई मोड बताया, कोई तरीका बताया, तो उस तरीके से अथवा रीजनेबल तरीके से उसको संसूचित किया जाना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण लीडिंग केस। पहली शर्त को कवर कर रहा है हाइड बनाम रेंच 1840 और होम्स बनाम हारपाइन। दूसरी शर्त को कंप्लीट कर रहा है इलियसन बनाम हेंसा। अब अगर हाइड बनाम रेंच की बात करें, हाइड बनाम रेंच की बात करें तो देखिए इसका फैक्ट क्या है। इस मामले में एक मामला ए ने बी के समक्ष 1000 पाउंड में अपना फार्म हाउस बेचने का करार किया। मैंने ए ने बी को कहा कि वो अपना फार्म 1000 पाउंड में बेचना चाहता है। बी ने ए के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा कि यदि वो 950 पाउंड में दे दे तो उसे खरीद लेगा। ए ने बी के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ, और जब ये सहमत नहीं हुआ तो बी ने एक पुनः बात कही कि कोई बात नहीं, अब हम आपको 1000 पाउंड ही देंगे और अब आप हमें फार्म हाउस दे दीजिए। जब दोबारा बी ने प्रस्ताव ए से किया तो ए ने 1000 पाउंड पर भी वो बी को अपना फार्म हाउस देने से मना कर दिया। फिर बी ने ए के विरुद्ध संविदा भंग के लिए सूट फाइल किया। न्यायालय ने निर्णित किया कि ए ने 950 रुपये पाउंड में जो फार्म क्रय करने की प्रस्तावना करके ए के मूल प्रस्ताव को ही समाप्त कर दिया। माने बी ने जो 950 रुपये का प्रस्तावना कर दिया था कि वो 950 रुपये में खरीदेगा, वह एक तरीके से ए के मूल प्रस्ताव को ही समाप्त कर दिया। और एक बार जब प्रस्ताव समाप्त हो जाता है
तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, पुनः नया प्रस्ताव करना ही होगा। इसलिए न्यायालय ने कहा यहाँ पे कोई संविदा सृजित ही नहीं हुई और इस प्रकार से वो बाध्यता के अधीन नहीं था। इसी प्रकार से जब आप दूसरी बात करेंगे तो कहाँ पे आ गया, होम्स बनाम हार्पाइन, ये भी उसी तथ्य को इंगित कर रहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब सेक्शन 8 को अगर आप देखें तो सेक्शन 8 ने पुनः दो बातें कही कि प्रतिग्रहण प्रस्थापना की शर्तों के पालन द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात कि इसमें कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अभी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, इसमें सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्थापना की शर्तों का पालन कर दीजिए, मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस हो गया। और इसके संदर्भ में कार्डिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का एक लीडिंग केस है। ये जनरल प्रपोजल के नेचर का है और इसमें न्यायालय ने कहा कि जनरल प्रपोजल के नेचर की जो भी प्रस्ताव होते हैं उसमें एक एक व्यक्ति को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी शर्तों का पालन कर देना ही ये मान लिया जाता है कि शर्तें कंप्लीट हो गई, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो कार्डिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी और एक है गदरमल वर्सेस टाटा इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, ये 1927 का केस है। ये दोनों केस इस टॉपिक पे महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। इसी सेक्शन 8 में एक दूसरा तत्व और है कि प्रतिग्रहण प्रस्थापना के साथ दिए गए प्रतिफल की स्वीकृति द्वारा भी किया जा सकता है। यानी जब प्रस्ताव के साथ आपने कोई प्रतिफल दे दिया और प्रतिफल को आपने स्वीकार कर लिया तो उसके द्वारा भी ये मान लिया जाएगा कि आपने प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और इन मामलों में यानी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में संसूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 महत्वपूर्ण लीडिंग केस में बात कही गई है। नंबर 1 हरभजन लाल वर्सेज हरचरण लाल, दूसरा अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1966 और तीसरा है पी राम कृपाल वर्सेज शिरोमणि शुगर मिल्स लिमिटेड। ये 3 महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं जिसमें ये बात कही गई, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस से संबंधित है और न्यायालय ने इसमें कहा कि इनको इसमें सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनकी शर्तों का पालन कर लेने पे ही मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। जैसे हरभजन वर्सेज हरचरण लाल की बात करें तो इसमें एक बालक जो घर से भाग गया था, उसके पिता ने एक प्रपोजल किया कि जो कोई मेरे बेटे को खोज कर लाएगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा घर पहुंचाने वाले को। संजोगवश एक व्यक्ति को वो बालक मिल गया। उस बालक को उसने निकटतम रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस को दे दिया, रेलवे पुलिस को दे दिया और पिता को कहा कि वो उसके बालक को ढूंढ लिया है और इनाम पाने का हकदार है। चूँकि पिता के पास रेलवे पुलिस ने बालक को पहुंचाया था, इसलिए पिता का कहना था कि असली हकदार पुलिस है। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा कि जैसे ही वह बालक को ढूंढ लेता है और रेलवे पुलिस को सौंप देता है, शर्तें पूरी हो जाती हैं। रेलवे पुलिस ने जो बालक को पहुंचाया अपने विधिक कर्तव्यों का पालन किया और जिस व्यक्ति ने ढूंढा था उसने प्रपोजल के शर्तों को पूरा कर दिया, इसलिए वह व्यक्ति इनाम पाने का हकदार है। इसी प्रकार से पी राम कृपाल वर्सेस शिरोमणि शुगर मिल्स के बारे में आप देखें तो इसका भी वही लीडिंग केस है। उसका भी इफेक्ट है कि इसमें जो वादी था वो प्रतिवादी चीनी मिल में इंजीनियर था। उसने कंपनी के माने मिल के विरुद्ध एक सूट फाइल किया और कहा कि वो 11,797 रुपये पाने का हकदार है। मिल ने उस वादी की बाद में जो दावा किया गया था उसमें उसको तो स्वीकार किया कि हाँ कुछ ड्यूज है, लेकिन इतने अमाउंट की बात नहीं। कहा कि वो 9,470 रुपये ही केवल पाने का अधिकारी है और
इसी इतने अमाउंट का चीनी मिल ने एक चेक काट दिया। वह चेक वादी ने ले तो लिया, लेकिन उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। जब उस मिल को लगा कि वो चेक को नहीं स्वीकार करेगा, तो मिल ने अपने चेक को वापस मांग लिया। लेकिन जब तक यह मांग करता, तब तक वादी ने उस चेक को भुना लिया था, उसका भुगतान करा लिया था, और जो शेष रकम थी उस रकम के लिए उसने मिल के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। न्यायालय ने निर्णित किया कि यहाँ पे वादी ने चेक को भुगतान करा के ये सिद्ध कर दिया था कि उसने उसी उतने अमाउंट में पूरे अमाउंट को स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब फर्दर वो आगे शेष रकम पाने का हकदार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 7 और 8 को अगर आप कंक्लूड करें तो 4 तत्व निकल के आ गए कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दूसरा, वादी के द्वारा बताए गए यानी प्रस्तावक के द्वारा बताई गई रीति से संसूचित होना चाहिए या रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। 8 को अगर देखें तो प्रस्थापना की शर्तों को पालन करके भी एक्सेप्टेंस हो सकता है, अथवा प्रस्थापना के साथ अगर कोई कंसीडरेशन है तो उस कंसीडरेशन को भी अगर स्वीकार कर लेते हैं तो भी ये पूरी हो जाती है। तो सेक्शन 7 और 8 मिला के 4 तत्व निकल आए वैध एसेंशियल मतलब स्वीकृति की वैध आवश्यक शर्तों में। अब कुछ और शर्तें हैं, उसमें भी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो अदर कंडीशन है वो है स्वीकृत की बाह्य अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी बाह्य अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये बात कहाँ कही गई? भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में। इसी प्रकार से प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक या उसके अभिकर्ता को दी जानी चाहिए। प्रस्थापक की सूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक या उसके अभिकर्ता को दी जानी चाहिए। ये बात कहाँ पे? फेल्ट हाउस बनाम बिंडले, ये 1863 का केस है। इसमें जो वादी था उसने अपने भतीजे से उसका घोड़ा 30 पाउंड 15 शिलिंग में खरीदने का करार एक प्रस्ताव भेजता है, और उसी प्रस्ताव में यह भी लिख देता है कि यदि उसने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया या इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया तो वह मान लेगा कि वह घोड़ा आज से उसका हो गया है इसी इतने अमाउंट में। किंतु दुर्भाग्य से वो उसके भतीजे के द्वारा वो घोड़ा किसी और को भूलवश बेच दिया गया। जब इसकी जानकारी उसके चाचा को हुई, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर दिया। न्यायालय ने निर्णित किया कि यहाँ पे एक्सेप्टर के द्वारा, प्रतिग्रहीता के द्वारा किसी भी प्रकार की संसूचना नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ पे संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं और भतीजा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दायी नहीं है। ठीक है, तीसरी बात क्या निकल के आई कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता या उसके अभिकर्ता द्वारा ही दी जानी चाहिए। माने पहले मैंने कहा प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक या उसके अभिकर्ता को दी जानी चाहिए। तीसरा, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता या उसके अभिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए। इस पे भी एक लीडिंग केस है, पावेल बनाम ली। पावेल बनाम ली, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता या उसके अभिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त संसूचना उतना ही व्यर्थ होगी जितना कि कोई व्यक्ति किसी बात को आड़ में सुन लेता है या चुपके से सुन लेता है। ये बात पावेल बनाम ली की। और अंतिम है पॉइंट कि प्रतिग्रहण की संसूचना वो संज्ञापित होनी चाहिए। इस तरीके से ये वैध स्वीकृति क्या है, वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व क्या हैं, इसको हम सेक्शन 2B और धारा 7, धारा 8 के माध्यम से एक्सप्लेन किए। ये कंसेप्ट में अगर कोई सुझाव की जरूरत होगी तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।